हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट का एग्जाम जो है बहुत जल्दी कंडक्ट होने वाला है, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अपनी सारी यूनिट्स को, जो भी आपके पेपर वन में कितने यूनिट्स हैं जरा एक बार कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको यूनिट वाइज प्रिपरेशन कराई है, यानी ऐसा कोई भी टॉपिक है जो आपका छूटना नहीं चाहिए। तो कृषु, लालमन, दीपशिखा, प्रियंका, जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। एक बारी कंफर्म कर दो कि सबको ऑडियो विजुअल क्लियर है या नहीं है। यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए आई थिंक कृषु, अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करेंगे तो वहां पर इतनी सारी बुक्स हैं। केवीएस सर की बुक भी है, यूथ कंपटीशन की बुक भी है जो आपको पढ़ने को मिलेगी, तो आप लोग डायरेक्टली वहां से भी बुक्स उठा सकते हो। 10 यूनिट्स है प्रियंका, वेरी गुड जॉब। और यहाँ पर आज आपके सामने जो यूनिट लाई है वो है हायर एजुकेशन की। ये है हायर एजुकेशन का आपका जो सिलेबस है, जिसमें आपके इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया, यानी कि भारत, जो प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा थी, उससे रिलेटेड। उसके अलावा नया टॉपिक जोड़ा गया है, स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च शिक्षा अनुसंधान का विषय। भारत में ओरिएंटल पारंपरिक गैर पारंपरिक शिक्षण कार्यक्रम, यानी प्रोफेशनल टीचिंग, स्किल बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, पॉलिसी गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये है आपका हायर एजुकेशन का जो सिलेबस है। पृथ्वीराज, इमरान, क्लियर है, प्रॉपर है। सोनी, एमएम खान, तो ध्यान से देखते जाइए। आज हम लोग कंटिन्यू पढ़ाई करने वाले हैं हायर एजुकेशन में। आज मैं दो टॉपिक कंप्लीट करने वाली हूँ। पहला है प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा, और दूसरा स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च शिक्षा और अनुसंधान का विकास। तो ये दो टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएंगे आप लोगों के। उसके बाद ये बाकी के ये जो 4 टॉपिक हैं ये भी मैं आपको कल कंप्लीट करवा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्राचीन भारत की बात करते हैं। सबसे पहले प्राचीन भारत में जो स्कूल था उसका नाम क्या था? नमो नमा बेटा। मौसमी, टेलीग्राम बेटा सब लोग ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम पे हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आपको मैं कंटिन्यू अपडेट दे रही हूँ। व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ जाइए। तो सबसे पहले क्या होता था हमारे यहाँ पे, जो हमारी शिक्षा है हमारे, वो कहाँ से स्टार्ट होती थी? हमारे गुरुकुल से स्टार्ट होती थी। कहाँ से स्टार्ट होती थी? गुरुकुल होते थे, और गुरुकुल से हमारी शिक्षा स्टार्ट होती थी। तो शिक्षा की प्राचीन प्रणाली में वेद आते थे, ब्राह्मण होते थे, उपनिषद, धर्म सूत्र। आर्यभट्ट, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, ये सारे क्या हैं? स्कॉलर हैं। अगर आपसे कहा जाए प्राचीन विद्यार्थियों के बारे में, प्राचीन विद्यार्थी या एंशियंट स्कॉलर के बारे में, तो इनका नाम आता है सबसे पहले चरक, सुश्रुत। चिकित्सा ग्रंथ में सीखने के स्रोत थे, यानी कि अगर हम चिकित्सा की बात करें तो चरक का नाम आता है, सुश्रुत का नाम आता है। सीखने के सोर्स क्या होते थे, मतलब क्या क्या सोर्स होते थे सीखने के? कोई इतिहास विषय में सीखता था, कोई तर्क यानी आनुवांशिकी, मीमांसा यानी व्याख्या, शिल्प शास्त्र यानी वास्तुकला, अर्थशास्त्र, राजनीति, कृषि, व्यापार, वाणिज्य, पशुपालन, धनुर्विद्या। जैसे कि अगर आपको ध्यान हो तो पहले के जो राजा होते थे वो क्या करते थे? उनको जिस चीज में रुचि होती थी वो उस चीज में शिक्षा ग्रहण करते थे। ओवरऑल तो यही कहा जाता था कि राजा के लिए सभी शिक्षा को ग्रहण करना जरूरी है। डेट इज वाई वो क्या करते थे? गुरुकुल जाते थे, और गुरुकुल में ये सारी की सारी शिक्षा लेने का प्रयास करते थे। ठीक है। उसके बाद उसके अलावा शारीरिक शिक्षा को भी मेन इंपॉर्टेंट रोल माना जाता था पहले के टाइम में। आज के टाइम में तो उसको सेकेंडरी मान लिया गया है, एक सब्जेक्ट बकायदा दिया गया है, लेकिन पहले ये क्या होता था? कंपलसरी होती थी। तो शारीरिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण पाठ्यचर्या था। क्रीड़ा, तीरंदाजी, धनुर्विद्या, योग साधना इंपॉर्टेंट होती थी, क्योंकि अगर यही नहीं आएगा तो फिर आप बाकी चीजों को क्या करोगे? ठीक है ना। शास्त्रार्थ यानी बहस करने के लिए तर्कों का ज्ञान दिया जाता था, किस तरीके से आपने किससे बात करनी है, यानी लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप किया जाता था। अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो आपको उसका आंसर कैसे करना है, ये चीजें सिखाई जाती थी। इंस्टीट्यूशन एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया, इसमें क्या होता था? वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, धर्म सूत्र। आर्यभट्ट, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, देयर राइटिंग एंड देयर मेडिकल ट्रीटीज ऑफ चरक एंड सुश्रुत। सुश्रुत कौन थे? पहले फिजिशियन माने जाते थे ये।
पहले फिजिशियंस। इतिहास मतलब महाभारत रामायण भी कह सकते हैं राजेश, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए पहले के जो स्कॉलर थे, जब वो पढ़ाई करने गए तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर भाई जो गुरु होते थे वो सारी चीजें, उनके आगे की सारी बातें उनको सब बताते थे। तो ये हिस्ट्री की तो चीजें बाद में आई, लेकिन उस समय का जो इतिहास था वो उनको बताया जाता था। हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एंशियंट इंडिया का, प्राचीन समय में क्या होता था। अच्छा, यहाँ पे जो पाणिनि है, आपसे कुछ चीजें पूछी जाती हैं, जैसे कि ये भी पूछा जा सकता है कि आनुवांशिकी का क्या मतलब हुआ। लॉजिक, इतिहास, हिस्ट्री हो गया। अगर आपसे कहें कि पाणिनि जो थे, कौटिल्य जो थे, ये कौन से स्कूल में पढ़े थे। जय माता दी बेटा। अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए आज की क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि हमें टॉपिक जल्दी से जल्दी कवर करना है और रिवीजन स्टार्ट करना है, इसलिए कोई भी क्लास को स्किप नहीं करेगा। अगर मैं पूछूं कि जो पाणिनि है, पाणिनि के बारे में हमेशा क्वेश्चन आता है कि इनकी बुक का नाम क्या है, जल्दी से बताते जाए। उसके अलावा कौटिल्य, ये इन्होंने कौन से स्कूल में शिक्षा ली और इनकी जो बुक थी उनका क्या नाम था। नमस्ते रेखा, सोनापाल, राम राम बेटा, जल्दी से बताइए कहां पे शिक्षा ली इन्होंने। तक्षशिला। वेरी गुड, वेरी गुड, सही आंसर देते जाओ और यहाँ पे सब लोग एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे। ये टाइम जो है ना, ये मोटिवेट करने का है। क्या है ये? तक्षशिला। तक्षशिला क्या है? पहली यूनिवर्सिटी है इंडिया की या सेकेंड यूनिवर्सिटी है? संजना, पहली यूनिवर्सिटी है या सेकेंड? अष्टाध्यायी है पाणिनि की जो बुक है, बिल्कुल सही कहा आपने। निशा, पार्वती, सबका ध्यान होना चाहिए। अष्टाध्यायी है पाणिनि की, कौटिल्य की कौन सी है? इन्होंने तक्षशिला में शिक्षा जो थी वो ग्रहण की। अगर आपसे कहा जाए भारत की प्राचीन यूनिवर्सिटी कौन सी है या फिर विश्व की प्राचीन यूनिवर्सिटी कौन सी है, पहली, फर्स्ट, क्या बताएंगे आप? कौटिल्य की बुक है अर्थशास्त्र। वेरी गुड जॉब। आर्यभट्ट, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। पतंजलि किससे संबंधित है दीपशिका? तक्षशिला भारत की नहीं है, पहले भारत में ये थी, लेकिन आज के टाइम में तक्षशिला भारत की नहीं बल्कि इसे हम कह सकते हैं कि ये विश्व की है तक्षशिला, क्योंकि ये कहां पे स्थित है? भारत में नहीं है। भारत की कौन सी है? भारत की है नालंदा। नालंदा कहां पे है? पाकिस्तान में, रावलपिंडी पाकिस्तान में, ठीक है। तो याद रखिए तक्षशिला इस समय पाकिस्तान में है, पहले ये भारत क्षेत्र में थी, डेट इज वाई पहले ये हमारी प्राचीन यूनिवर्सिटी मानी जाती थी, लेकिन जब से ये पाकिस्तान चली गई तो हम ये कह सकते हैं कि विश्व की पहली ये है। बाकी अगर भारत की हम बात करें तो भारत की पहली यूनिवर्सिटी नालंदा है। नालंदा कहाँ पे है? बिहार। वेरी गुड, बिहार में है नालंदा, ठीक है। तो समझ में आ रही है आपको चीजें कि कहां से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके। हो सकता है उनकी बुक पूछ ली जाए या स्कॉलर पूछ लिया जाए, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन को इंपॉर्टेंट रोल दिया जाता था, क्रीड़ा जिसे हम गेम्स कहते हैं, व्यम प्रकार और धनुर्विद्या, योग साधना, ये सारी चीजों को वैल्यू दी जाती थी। शास्त्र यानी लर्न डिबेट्स, यानी कि पहले के जो शिष्य होते थे तर्क करना जानते थे। जैसे कि अभी आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी, उसमें क्या किया था? बाजीराव ने क्या किया था? तर्क किया था कि नहीं किया था? किसने किसने मूवी देखी है? चाहे रानी लक्ष्मीबाई की मूवी देखी हो आपने, महाराणा प्रताप की देखी हो, जिसकी भी देखी हो, बट वहां पे आपने देखा होगा वो किस तरीके से तर्क करते हैं, लॉजिकल बातों को बात करते हैं वहां पे जिसका कोई जवाब ही नहीं होता। तो भारत में प्राचीन शिक्षा प्रणाली में औपचारिक अनौपचारिक दोनों ही तरीके मौजूद थे। स्वदेशी शिक्षा घर पर होती थी, मंदिरों में, पाठशाला, टोलों में, गुरुकुलों में दी जाती थी। घरों गांवों मंदिरों में ऐसे लोग थे जो कि छोटे बच्चों को जीवन के पवित्र तरीके अपनाने में मार्गदर्शन करते थे। मंदिर भी शिक्षा के केंद्र थे, हमारी प्राचीन प्रणाली के ज्ञान को बढ़ावा देने में रुचि लेते थे।
छात्र उच्च ज्ञान के लिए विहार और विश्वविद्यालयों में जाते थे। विहार का क्या मतलब होता है? एक तरीके के हॉस्टल जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। शिक्षण कैसा था? मौखिक होता था। पहले का शिक्षण कैसा होता था? मौखिक होता था। छात्रों को कक्षा में जो भी पढ़ाया जाता था उसे याद रखने को कहा जाता था और उसी के आधार पर वर्ल्ड हेरिटेज 1980, वेरी गुड साबिया। 1980 यूनेस्को, दीपशिका वेरी गुड। ये आपने सही जवाब दिया है कि 1980 में तक्षशिला को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया। किसने किया? यूनेस्को ने किया। किसको? तक्षशिला को। नालंदा को कब किया गया? वर्ल्ड हेरिटेज में कब काउंट किया गया नालंदा को? मठ होते थे, बिल्कुल सही। नालंदा को कब हेरिटेज माना गया भाई? जल्दी से आंसर करिए। इस अवधि के दौरान ज्ञान की खोज के लिए भिक्षु भिक्षुणियों के लिए ध्यान करने, बहस करने, विद्वानों के साथ चर्चा करने के लिए मठ या विहार स्थापित किए गए थे। इन विहारों के आसपास उच्च शिक्षा के अन्य शैक्षिक केंद्र भी विकसित हुए, जिसमें चीन, कोरिया, तिब्बत, बर्मा, सीलोन, जावा, नेपाल या अन्य दूर देशों के छात्रों को भी आकर्षित किया। एंशियंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, in ancient India both formal and informal way of education system existed, ठीक है। indigenous education was important at home in temple, pathshala, tolls, chatuspadis and gurukuls. Temple were also the center of learning and took interest in the promotion of knowledge of our ancient system, ठीक है। कहाँ से स्टूडेंट आते थे आपके यहाँ पे? चाइना, कोरिया, तिब्बत, बर्मा, सिलोन, जावा, नेपाल और अदर कंट्री से। अगर आपसे यहाँ पर बात करें विहार और विश्वविद्यालय की, जातक कथा यानी माना जाता है कि जुआन जैंग और आई किंग, जो कि चीनी विद्वान थे, उनके द्वारा दिए गए वृतांत में, साथ ही अन्य स्रोत से पता चलता है कि राजा और समाज ने शिक्षा को बढ़ावा देने में रुचि ली थी और कई प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थान जो है, केंद्र जो है, अस्तित्व में आए थे। इस अवधि के दौरान जो विश्वविद्यालय विकसित हुए वो थे तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, ओदंतपुरी, जगदल्ला। ये विश्वविद्यालय विहारों के संबंध में भी विकसित हुए। अभी एग्जाम नजदीक आ रहा है ना यादू? जय माता दी बेटा। अभी एग्जाम, बिल्कुल बिल्कुल, आपको बुक आराम से, कोई टेंशन नहीं है, आपको सारा कंप्लीट मटेरियल, बल्कि ये देखो अगर आप ध्यान से, ये जो पीडीएफ है, आज की इस पीडीएफ में आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। 2016 में इमरान, 2016 में नालंदा, वेरी गुड जॉब बेटा। नालंदा को वर्ल्ड हेरिटेज में कब करा गया था? 2016 में, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, जब हम लोग क्या करते हैं, बुक्स ऑलमोस्ट सबके पास होती है ना सबके पास, बट कितने लोग हैं कि जो उसको पूरा कंप्लीट कर पाते हैं? मन ही नहीं करता, थोड़ी देर बाद नींद आने लगती है, या फिर ऐसा होता है कि मान लीजिए हमारे मैसेज आने लगे, हमारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि पढ़ने बैठते हैं, आज तो 1 घंटा पढ़ेंगे, आज तो 2 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन जब हमने बुक उठाई या नोट्स बनाने की कोशिश की, 15 मिनट बाद ही मम्मी ने काम पकड़ा दिया, या कोई इमरजेंसी कोई काम आ गया है, या हमारे रील चल पड़ी है, या हमको लगता है कि नहीं हमें और कुछ सीखने की जरूरत है, मतलब ओवरऑल हमारा डिस्ट्रैक्शन शुरू हो गया। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, पढ़ाई करने का मूड तो होता है लेकिन पढ़ नहीं पाते। इसीलिए यहाँ पर ये जो इतना पीडीएफ है, ये जो कहते हैं ना मैम हमें याद नहीं होता, उसके लिए याद ना होने का रीजन ये है कि हम लोग रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। हम लोगों को लगता है कि रट्टा लगा लें, बुक को खोलें और सारी चीजें घोल के पी जाए, बट ऐसा होता नहीं है ना। बुक से हाँ बिल्कुल नींद आने लगती है बुक को पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। अभी भी देखो आपके सामने पीडीएफ में चीजें लिखी हैं, जो मैं पढ़ रही हूं उसको आप लोग भी पढ़ते जाइए, क्योंकि मैं इसी से ही क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। आपको यहां से ही मैं क्वेश्चन करूंगी। जब आपको अलर्ट मोड पे होते हो ना, तो सारी चीजें याद भी रहती हैं और समझ में भी आती हैं। तो मैं आपके साथ साथ, है ना, प्रॉब्लम होती है ना,
हस्बैंड के 50 काम आ गए, बिल्कुल सही बात है, बच्चों के आ गए, लेडीज के साथ तो बहुत इशू है। तो ऐसे में क्या करना है, जो चीज मैं बेटा पढ़ा रही हूं आप स्क्रीन पे नजर रखिए, जो मैं चीज आपसे पूछूं आंसर करते जाइए, यकीन मानिए क्वेश्चन वहीं से ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बनारस और ये देखो पूरा विश्वविद्यालय लिखे हुए हैं। नवदीप कांची में मंदिरों के संबंध में विकास हुआ, उन स्थानों पर सामुदायिक जीवन के केंद्र माने गए। ठीक है, चलो यूनेस्को का फुल फॉर्म बता दो जल्दी से। यूनेस्को का फुल फॉर्म बता दो बेटा जल्दी से। जो मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछती हूं ना, ट्रस्ट मी यहां से क्वेश्चन आता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म अभी रिसेंटली 2022 में पूछा गया है, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनेस्को का फुल फॉर्म ना बताएं? चलो मैं पूछती जाऊंगी, आप लोग आंसर करते जाना। ऐसे कौन से चाइनीज स्कॉलर थे जो हमारे देश में आए शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और कौन सी यूनिवर्सिटी में आए? आपके सामने है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। वेरी गुड। एमसीक्यू भी करवाना है बेटा, सोना मैं एक बारी थ्योरी कंप्लीट करा दूं, देन फिर मैं 1 तारीख से कंटिन्यू रिवीजन ही करवाने वाली। कौन से चाइनीज आए? ज्वेन जेंग एंड आई किंग चाइनीज स्कॉलर, कहां पे आए थे? विहार, अगर हम आपसे कहें कि विहार की मतलब में इन विद द विहार्स, यानी ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो डेवलप हुई कनेक्शन विद द विहार्स, विहार के साथ जिनका संबंध था? नालंदा में आए थे, तक्षशिला में आए थे, किस में आए थे? नालंदा में आए थे। ठीक है, दूसरी चीज, विहार के नाम पे, ठीक है, या मठ के नाम पे जिनका कनेक्शन था, ऐसी यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी थी? कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी थी दैट इज कनेक्टेड विद विहार्स? तो कौन सी है? तक्षशिला हो गई, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, उदयपुरी, जगदला। अगर आपसे कहे टेम्पल्स के नाम पे जिनका संबंध टेम्पल्स के साथ था, वो यूनिवर्सिटी कौन सी थी? वो यूनिवर्सिटी थी आपकी बनारस, नवदीप एंड कांची। 2023 का रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिनका संबंध आपके मंदिरों के साथ में था, ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी थी जिनका संबंध बिहार के साथ था? थैंक यू दीपशिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ते जाइए, इंग्लिश हिंदी दोनों में। यूनेस्को फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। भारत में उच्च शिक्षा संस्थान कौन सा है? सबसे पहले बात करते हैं तक्षशिला में। तक्षशिला में कौन कौन से स्कॉलर थे जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की? हु टेक एजुकेशन इन तक्षशिला? एंशियंट स्कॉलर। और तक्षशिला में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे? जल्दी से बताते जाइए। मीना, ध्यान से बेटा देखो, जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों से करूंगी उसके आंसर आपके इसी पीडीएफ में है, आपको सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर करना है। कौन से ऐसे एंशियंट स्कॉलर थे जिन्होंने तक्षशिला में पढ़ाई करी? कोई बात नहीं मीना, कोई बात नहीं बेटा। तो वो हैं आपके, जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। चाणक्य, चरक, पाणिनि, जीवक, प्रसेनजीत। यहाँ पे ये किस, यहाँ पे क्या चीज मेन होती थी? बौद्ध और हिंदू दोनों तरीके के धर्मशास्त्र पढ़ाए जाते थे। अगर आपसे पूछा जाए चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना कहाँ पे की थी? तक्षशिला में की थी। राजनीति विज्ञान, शिकार, चिकित्सा, कानून, सैन्य, रणनीति, ऐसे विषय पढ़ाए गए थे कहाँ पे? तक्षशिला में। ठीक है, तक्षशिला लोकेटेड इन मॉडर्न डे पाकिस्तान, रावलपिंडी में है ये। एस्टिमेटेड टू एग्जिस्ट अराउंड द 5th century BC, इट इज बिलीव्ड दैट चाणक्य कंपोज द अर्थशास्त्र एट दिस प्लेस। ठीक है,
चाणक्य, चरक, पाणिनि, जीवक, प्रसेनजीत यहाँ के एंशियंट स्कॉलर है। फिर आती है बात नालंदा, दक्षिण एशिया का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना किसने की? यह गुप्त काल के दौरान अस्तित्व में आया था। ये किसने की ये स्पष्ट नहीं है। इसे हर्षवर्धन पाल राजाओं के शासनकाल में प्रमुखता मिली और यहाँ 3 बौद्ध सिद्धांत सिखाए गए थे। ये कौन सी शिक्षा का प्रमुख स्थल रहा है? ये बौद्ध धर्म, महायान बौद्ध शिक्षाओं के लिए प्रमुख स्थान रहा है। महायान, हीनयान। यहाँ वेद, ललित कला, व्याकरण, दर्शन, तर्कशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र के विषय पढ़ाए जाते थे। नालंदा के जो फेमस स्कॉलर रहे हैं वो कौन से हैं? नालंदा में, तक्षशिला में आपने बताया, नालंदा में कुमार गुप्त का नाम आता है, अर्नव, वेरी गुड। लेकिन यहाँ पर फिर भी एक क्वेश्चन है, कुछ लोगों का डाउट है कि नहीं उनके टाइम पे नहीं, तो इस वजह से आप लोग देख लेना, अगर ऑप्शन आए तो नालंदा कुमार गुप्त का था, ठीक है। बट फिर भी जहां पर भी कंफ्यूजन हो एक बार क्रॉस चेक करिएगा, ठीक है। नालंदा में किसने पढ़ाई करी? हेनसांग आया था, बिल्कुल सही है। नागार्जुन और आर्यभट्ट। नालंदा के प्रसिद्ध विद्वानों में नागार्जुन और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का नाम आता है। आर्यभट्ट किसके लिए फेमस है? हिनसांग ने इसमें 2 साल बिताए थे। उसके अलावा चीनी विद्वान आइसिंग ने 7वीं शताब्दी के अंत में भी नालंदा में 10 साल बिताए। हिनसांग और आइसिंग कब आए थे? नालंदा में आए थे। और ये आर्यभट्ट किसके लिए फेमस है? शून्य की खोज की थी, शून्यवाद, शून्य की खोज की थी इन्होंने। नागार्जुन और आर्यभट्ट किसके समय में थे? नालंदा के समय में थे, ठीक है। पढ़ लीजिए एक बार, ये पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी। अभी मैं जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करूंगी, आप लोग आराम से पढ़ लेना। वल्लभी कहाँ पे स्थित है और यहाँ पर कौन सी एजुकेशन को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता था, यानी इंपॉर्टेंट के जो मेन सेंटर था वो किसके लिए था? शून्य की खोज की गई थी भाई, वेरी गुड। अगर मैं वल्लभी की बात करूं तो यहाँ पे देखिए, वहां पे क्या था? महायान की बात करी गई थी, यहाँ पे हीनयान की बात करी गई है। हीनयान बौद्ध धर्म वल्लभी में, और तक्षशिला में क्या था? महायान किस में आया भाई? महायान, एक मिनट होल्ड करो जरा, देखो कहाँ लिखा था, ये देखिए महायान बौद्ध, ये किसके? नालंदा महायान के लिए थी, वल्लभी हीनयान के लिए थी, ठीक है। यहाँ पे बौद्ध धर्म, हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। कला, कानून, दर्शन जैसे विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इसका दौरा चीनी विद्वान ह्वेनसांग ने भी किया था। इसे गुजरात के मैत्रक राजवंश के शासकों के अनुदान से समर्थन प्राप्त था। वल्लभी यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला कहां पे है? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहां पे है? याद रखिए, हीनयान की शिक्षा कहां दी गई थी, महायान की शिक्षा किस में दी गई थी? विक्रमशिला बिहार के भागलपुर में है। कभी कभी मैचिंग में क्वेश्चन आता है। इसकी स्थापना किसने की थी? राजा धर्मपाल ने की थी। ये किसके लिए फेमस था? बौद्ध शिक्षण केंद्र के रूप में, ठीक है। वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। यहाँ पे कौन सा संप्रदाय फला फूला? वज्रयान। और तांत्रिक शिक्षाएं भी सिखाई जाती थी। वज्रयान सेक्ट फ्लरिश्ड हियर एंड tantric टीचिंग वर taught। तर्क, वेद, खगोल विज्ञान, शहरी विकास, कानून, व्याकरण जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। मैचिंग में कभी कभी आता है, तांत्रिक विद्या को बढ़ावा देने के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी थी?
तो याद रहेगा ना, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो कि भागलपुर बिहार में स्थित है। ओदंतपुरी कहां पे है? ओदंतपुरी, ये विश्वविद्यालय मगध में पाल वंश के राजा के सत्ता में आने से पहले स्थापित किया गया। ओदंतपुरी उस स्तर की प्रसिद्धि प्रतिष्ठा हासिल नहीं कर सकी जो नालंदा या विक्रमशिला ने हासिल किया। यहाँ पे लगभग 1000 भिक्षु और छात्र रहते थे और शिक्षा प्राप्त करते थे। ओदंतपुरी ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को फैलाने में योगदान किया और तिब्बत के छात्रों को भी आकर्षित किया। ओदंतपुरी। जगदला विश्वविद्यालय कहाँ पे था? बंगाल के राजा जगदला राजा रामपाल ने गंगा तट के किनारे इसे बसाया। 11वीं शताब्दी की शुरुआत थी और इसका नाम राणावती रखा। उन्होंने एक मठ भी बनवाया और इसका नाम जगदला रखा। ये विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र बनने के तुरंत बाद लगभग 100 सालों तक बौद्ध संस्कृति का केंद्र बना और 1203 में मुसलमानों द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया था। इसकी ख्याति तिब्बत तक पहुंची और उनकी पुस्तकों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया गया। किसमें? जगदल्ला। जगदल्ला कहां पे है? बंगाल। ठीक है, फिर आती है मिथिला। मिथिला नाम से ही समझ जाइए ये कहां पे हो सकता है। उपनिषद युग में मिथिला ब्राह्मणवादी शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख केंद्र था और इसका नाम विदेह रखा गया। राजा जनक धार्मिक सम्मेलन आयोजित करते थे जिसमें विद्वान ऋषि पंडित धार्मिक चर्चाओं में भाग लेते थे। मिथिला किसका नाम बोला जाता है? बहुत फेमस है मिथिला। नालंदा के पास ही था ओदंतपुरी। मिथिला किसको कहा जाता है? सीता जी को बोला जाता है। और सीता जी कहाँ की थी? मिथिला की थी। मिथिला कहाँ पे है? नियर अबाउट आपके बिहार, नेपाल, है ना। तो ये वहीं की ही बात करी गई है। ये मिथिला यूनिवर्सिटी उसी के आसपास ही है। ठीक है, अगला है नादिया यूनिवर्सिटी। इसे नवदीप भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि गंगा और जलंगी नदियों के संगम पर स्थित यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, तो वो है नादिया या नवदीप। ये व्यापार और वाणिज्य के साथ शिक्षा संस्कृति का केंद्र था। ठीक है, जयदेव के गीत गोविंद के बोल आज भी लोगों के कानों में गूंजते हैं क्योंकि वो नादिया यूनिवर्सिटी के थे। ठीक है, इसको पढ़ लेना, थोड़ा शॉर्ट में ही मैं आप लोगों को यहाँ समझा रही हूँ ताकि जल्दी से इसको कंप्लीट कर सकूं। कांचीपुरम, यह पहली शताब्दी ईसा पूर्व हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म के लिए शिक्षा का केंद्र था। पल्लवों के शासन के तहत इसने बहुत नाम कमाया। कांचीपुरम। मान्याखेत मालखेड़ कर्नाटक राष्ट्रकूट शासन के तहत प्रमुखता से उभरा। जैन बौद्ध हिंदू धर्म के विद्वानों ने यहाँ अध्ययन किया। यह द्वैत विचारधारा का मठ माना जाता है। मान्याखेत। उसके बाद पुष्पगिरी विहार और ललिता गिरी कहाँ पे है? उड़ीसा। इसकी स्थापना कलिंग राजाओं ने 3री शताब्दी ईस्वी के उदयगिरी पहाड़ियों के आसपास की थी और यह मुख्य रूप से बौद्ध शिक्षण का केंद्र रहा। ठीक है, नेक्स्ट पुष्पागिरी विहार। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए विहारों में कौन है, पीठ में कौन है, शारदा पीठ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित है और यह संस्कृत विद्वानों के लिए महत्वपूर्ण स्थान था और यहाँ महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखे गए। और ये एक शारदा देवी मंदिर भी यहाँ पर है, शारदा पीठ में, जो इस समय पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में अमरावती से 160 किलोमीटर दूर स्थित है। बौद्ध धर्म का मेन यहाँ पे सेंटर रहा है। श्रीलंका, चीन आदि से विद्वान उच्च शिक्षा के लिए आते थे। इसमें कई विहार स्तूप भी हैं। ये महायान बौद्ध धर्म के दक्षिण भारतीय विद्वान नागार्जुन के नाम पे रखा गया है। ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी थी जिसमें रिटन एग्जाम होता था और उसके बाद में सिलेक्शन किया जाता था बच्चों का? ये पीडीएफ अर्नव अभी थोड़ी ही देर में मैं वेबसाइट पर अपलोड करूंगी और सारी इंफॉर्मेशन, सारी लिंक आपको टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप चैनल पे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूँ।
बताते चलिए जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी थी, प्राचीन यूनिवर्सिटी, जहां पे एंट्रेंस एग्जाम होता था और उसके आधार पे एडमिशन लिया जाता था। फिर वहां पे जैसे आज के टाइम में क्या होता है, एडमिशन लेने के टाइम पे टेस्ट लेने के बाद में वहां पे आपको स्टे कराया जाता है, खाने पीने की सुविधा, रहने की सुविधा दी जाती है, तो वो थी नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक बारी देख लो, रत्नागिरी यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जगदल्ला यूनिवर्सिटी। एक बार इन सबको गूगल भी करिएगा। पुष्पागिरी यूनिवर्सिटी, सोमापुरा यूनिवर्सिटी, ओदंतपुरी, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी यूनिवर्सिटी, विक्रमपुर यूनिवर्सिटी। याद रहेगा। अच्छा, किसको किसको समझ में आ रहा है कि प्राचीन यूनिवर्सिटी या एंशियंट यूनिवर्सिटी कितनी इंपॉर्टेंट हो रखी है इस समय? जल्दी से भाई वीडियो को एक लाइक कर देना अगर इंपॉर्टेंट लग रहा हो तो। सबसे इंपॉर्टेंट है नालंदा यूनिवर्सिटी, जहां पे एंट्रेंस टेस्ट होता था। ठीक है। पढ़ते जाइए, ये पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी। जो लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे वीडियो को, सबको मिलने वाली है। और ये जो टॉपिक है ना आज आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने पहला टॉपिक जो एंशियंट यूनिवर्सिटी का था हमने कंप्लीट किया है। नाउ अब हम लोग कहां पे हैं? इवेल्युएशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। यानी पहले हमारी गुरुकुल शिक्षा थी, गुरुकुल प्रणाली थी, लेकिन अब क्या है, प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण है। मान लीजिए स्टेटमेंट में आपसे एक क्वेश्चन आता है और उसमें कहा जाता है कि पहले की जो यूनिवर्सिटी थी वो गुरुकुल आधारित थी, तो अभी आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो कैसी है? तो क्या बताएंगे? टेक्नोलॉजी आधारित है। कैसी है? टेक्नोलॉजी आधारित है। ठीक है, प्रौद्योगिकी आधारित है आज की उच्च शिक्षा। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते जाना। ये सारी चीजें आप लोगों को मैं दे दूंगी। थोड़ा सा जो चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। स्वतंत्रता के बाद भारत ने कानूनी तौर पर शिक्षा से संबंधित सभी शक्तियां प्रांतीय सरकारों को सौंप दी थी, जिन्होंने गुणवत्ता की तुलना में पहुंच बनाने के उद्देश्य पर अधिक जोर दिया। सरकार समिति 1945 की सिफारिश के अनुसार भारत के 4 क्षेत्रों में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के आधार पर उच्च तकनीकी संस्थानों का गठन किया गया। 5 भारतीय प्रौद्योगिकी यानी आईआईटी कौन कौन सी थी? उच्च तकनीकी संस्थानों का गठन किया गया किसकी सिफारिश पे या किसके रिकमेंडेशन पे? तो वो थी सरकार समिति की रिकमेंडेशन पे, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के आधार पे। और कौन सी वो आईआईटीज थी? तो वो थी खड़गपुर, बॉम्बे, कानपुर, मद्रास और दिल्ली। देश के सभी टेक्निकल शिक्षा या एजुकेशन की देखरेख के लिए भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना 1945 में की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कुशल नेतृत्व में भारत सरकार ने 1948 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की। भारत के ये स्वतंत्रता के बाद अगर मैं बात करूं तो पहला जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बना था, कौन से ईयर में बना था? आपसे पूछा जाता है ना इंजीनियरिंग कॉलेज से रिलेटेड, 2023 में क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है? जून के क्वेश्चन पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया है। अगर आपने जून का एग्जाम दिया है देन आपको पता होगा। जून में पूछा गया था इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में, आईआईटीज पूछा गया था कि नहीं? एक बारी हैंड्स अप करो यार, लग ही नहीं रहा, एक्टिव मोड पे चल रहे हैं सब। रट्टाफिकेशन थोड़ी ना करना है अपने को। ये क्वेश्चन आया था, आप लोगों में से किसी ने एग्जाम दिया था जून का एग्जाम? पहला है राधा कृष्णन आयोग 1948 में। दीपशिका आया था इंजीनियरिंग वाला क्वेश्चन।
किसके तर्ज पे था वो भी ध्यान रखना। उसके अलावा जो यूईसी ने विश्वविद्यालय के सभी पहलुओं पर चर्चा की और सिफारिश की कि उच्च शिक्षा में मानकों के विकास रख रखाव के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे हम यूजीसी कहते हैं, उसकी स्थापना की जाएगी। तो सबसे पहले स्थापना कब की गई यूजीसी की? 1948 पहला जो हमारा आयोग बना वो बना हमारा राधा कृष्णन आयोग। आजादी के बाद में यानी 1948 में यूजीसी की स्थापना कब की गई थी? सबको प्रॉपर दिख रहा है ना? सबको प्रॉपर दिख रहा है तो आराम से आंसर करिए। 1953 में। प्रियंका बच्चे यहां पे हमने गलत कर दिया क्योंकि हमने क्या पूछा कि स्थापना कब हुई, वो 1953 में, लेकिन वो सांविधिक निकाय या वैधानिक संगठन का बना 1956 में। स्थापना हुई 53 में लेकिन सांविधिक निकाय बना अधिनियम के तहत 12B 1956 एक्ट के तहत बना। वैधानिक यानी उसको वैलिड माना गया, उसको एक दर्जा दिया गया। अगर धारा पूछी जाए, एक्ट पूछा जाए 1956, ठीक है, वैधानिक बन गया। नेहरू काल बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण पर अधिक केंद्रित था जिससे उच्च तकनीकी संस्थानों के विकास को गति मिली। 1964 में इंदिरा गांधी की सत्ता संभालने के साथ ही ध्यान गरीबी ग्रामीण मुद्दों पर केंद्रित हो गया और शिक्षा में इसका भी प्रभाव देखा जा रहा है। कोठारी आयोग कब आया था? स्टैच्यूटरी बॉडी 1956। कोठारी आयोग कब बना था? 1964। 66 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें इन्होंने 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को गति दी। यानी डीएस कोठारी, जिसे हम दौलत सिंह कोठारी कहते हैं, उन्होंने शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग का दूसरा नाम क्या है? शिक्षा आयोग। बेटा ध्यान से देखते जाना क्योंकि ये लोग नाम से कंफ्यूज कर देते हैं। सत्येंद्री, ठीक है ना? नाम से कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूज मत होना। कोठारी आयोग को ही शिक्षा आयोग कहा जाता है। इन्होंने ही अपनी रिकमेंडेशन, अपनी रिपोर्ट दी जिसमें 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को गति दी गई। पहली शिक्षा नीति कब आई थी? पहली शिक्षा नीति कब आई थी? सबसे पहले 68 में आई थी पहली। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण संविधान में 42वां संशोधन था आंतरिक आपातकाल के दौरान, जिसने शिक्षा को भारतीय संविधान में एक समवर्ती विषय बना दिया। कौन से संशोधन में शिक्षा को समवर्ती जो है विषय बनाया गया? तो वो था 42वां संशोधन। ठीक है। योजना आयोग, योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन कब बनाया गया था? 1950 में नेहरू जी के द्वारा। पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानते हैं राजू? जानते हैं बेटा? पहली पंचवर्षीय योजना दीपशिका, योजना आयोग कब बना? आज के टाइम पे योजना आयोग है क्या? सरकार कमेटी 1942 सॉरी 45। ये बाकी डिटेल थोड़ा सा आप लोग देख लेना, इसको पढ़ लेना, ठीक है? इंग्लिश में आप लोग आराम से पढ़ लेना। 1951 से 85 की अवधि को कवर करने वाली पंचवर्षीय योजनाएं। पहली योजना, अब ये मत कहना मैम ये नहीं आता है, क्योंकि ये आपके जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है जो आपके हायर एजुकेशन में आता है। 2015 में नेम चेंज किया, क्या नाम दिया गया? 2015 में, जैसा कि निशा ने कहा है, 2015 में प्लानिंग कमीशन का नाम बदल दिया गया। नाम नहीं, उस योजना आयोग को ही बंद कर दिया गया और उसकी जगह पे क्या लाया गया?
नीति आयोग लाया गया। वेरी गुड जॉब। थिंक टैंक जिसको बोलते हैं, है ना। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी? क्यों इंपॉर्टेंट है भैया? उच्च शिक्षा अनुसंधान के विकास पर केंद्रित है। क्या कौन सी योजना में किया गया? नीति आयोग। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है। तो पहली 1951 से 56 उच्च शिक्षा में उचित वित्त पोषण विकास गुणवत्ता रखरखाव के लिए 1953 में यूजीसी की स्थापना की गई। आपसे पूछा जा सकता है कि यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना कौन सी योजना के अंतर्गत हुई थी? कौन सी योजना में आई थी यूजीसी? पहली योजना के अंतर्गत। 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पहली योजना के अंतर्गत। दूसरी योजना में हम यहाँ पे योजनाएं नहीं काउंट कर रहे हैं, हम ये नहीं रुपया पैसा नहीं काउंट कर रहे हैं, हम सिर्फ हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि हमारे में उस समय की जो हमारी कमिटीज थी, जो हमारी रिकमेंडेशंस हुए या जो हमारी प्लानिंग कमीशन थे, किस चीज पे जोर दिया गया। दूसरा था 1956 से 61 कृषि से विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ कुशल जनशक्ति तैयार करने के लिए तकनीकी व्यावसायिक संस्थानों की स्थापना, जिसे हम महल नोबिस की योजना भी कहते हैं। ठीक है। महल नोबिस जो था उन्होंने इस पे किया। हैरड डोमर, अगर इकोनॉमिक्स वाले यहाँ होंगे वो समझ जाएंगे। हैरड डोमर कौन थे? पहले इसमें कृषि में जिन्होंने आगे महत्वपूर्ण योगदान किया, वो पहली योजना के अंतर्गत उन पे बेस था। ठीक है। तीसरी योजना देखिए, ये पेपर 1 है आपका। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना दूसरी योजना में की गई। ग्रामीण युवाओं को शिक्षित करने के लिए 11 ग्रामीण संस्थानों की स्थापना की गई। तीसरा है 61 से 66। तीसरी योजना याद कर लीजिए, आपको हो सकता है इकट्ठे ये कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। चौथी योजना 69 से 74। पांचवी योजना 74 से 78। छठी योजना में आपका ये हो गया 1980 से 85। कहीं गलत बता रहे हो तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951-56, यहाँ पे यूजीसी का यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया। आपकी 5 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है वो बनाए गए। सेकेंड जो आपका 5 ईयर प्लान है ना, थर्ड फोर्थ 5 ये सब पढ़ लेना एक बारी। 6 86 में दूसरी हमारी एनईपी आई, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति। पहली कब आई थी? 68 में आई थी। दूसरी कब आई थी? 1986। जस्ट इसको अपोजिट कर दो। उच्च शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राधा कृष्णन आयोग, कुठारी आयोग के दृष्टिकोणों को 5 प्रमुख लक्ष्यों में अनुमोदित किया गया। ग्रेटर एक्सेस, समान पहुंच, गुणवत्ता, उत्कृष्टता, प्रासंगिकता और मूल्य आधारित इसमें शामिल है। पहली योजना के समय कौन से प्रधानमंत्री थे? पहली योजना के समय कौन से प्रधानमंत्री थे? गुड इवनिंग राजकुमार। मुदालियर कमीशन सेकंड कमीशन था बेटा। माध्यमिक शिक्षा के लिए था मुदालियर कमीशन। पहला राधा कृष्णन, फिर मुदालियर, फिर कोठारी। पहले में थे, याद रख लीजिए, इंदिरा गांधी। दूसरे में यानी 1986 में राजीव गांधी। तीसरा आपका क्या हुआ था? मॉडिफिकेशन हुआ था 1991 में। तीसरा 1991 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मॉडिफिकेशन हुआ था। उसके बाद जो आपकी आई वो 2020, और उस समय के प्रधानमंत्री जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। नई शिक्षा नीति के पहले शिक्षा मंत्री का नाम
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो आपकी 2020 की नई शिक्षा नीति आई, उसमें पहले जो शिक्षा मंत्री बनाए गए उनका नाम क्या है? काफी टॉपिक आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 1992 में जनार्दन रेड्डी की एक समिति के द्वारा नीति को संशोधित किया गया। 1991, 1992। अगर आपसे पूछा जाए, दो तीन अभी तक आई है ना आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एक को बीच में मॉडिफाई किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि किसने मॉडिफाई करवाया था, क्या बताएंगे? अच्छा चलो ठीक है, अगर हम अभी क्लास एंड कर भी दें तो आप मुझे ये बताओ, इससे प्रॉफिट किसको होने वाला है? मैं क्लास एंड कर दूं, बट ये जो टॉपिक है, जो आज इस समय आप लोगों का पूरा माहौल बना हुआ है ना पढ़ाई का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्दुल कलाम नहीं बेटा, धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री। नई एजुकेशन पॉलिसी, यानी जो 2020 की हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान जी जो है पहले शिक्षा मंत्री बने हैं नई एजुकेशन पॉलिसी में। 1992 में जो मॉडिफिकेशन किया गया, जनार्दन रेड्डी की समिति के द्वारा करवाया गया। किसको इसके बारे में पहले से पता था? जनार्दन, अभी तक मॉडिफिकेशन तो सबने सुना होगा, बट किसके द्वारा करवाया गया ये किसको किसको मालूम है? एक बारी हैंड्स अप कर दीजिए। जिसको पता था वो बता दीजिए, बाकी जो लोग इस बात से सहमत है जल्दी से वीडियो को एक लाइक और एक शेयर करिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। फिर आती है 7वीं योजना। अगर आपसे पूछा जाए इग्नू की स्थापना कब हुई थी, कौन सी योजना के अंतर्गत हुई थी? अगर मैं बेटा आपसे पूछूं गरिमा कि कौन सी योजना में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? नहीं पता था? आज नई चीजें पता लग रही हैं। चलो वेरी गुड। इग्नू की स्थापना कौन सी योजना में हुई है? इसीलिए तो आज थोड़ा सा मैंने आपका टाइम लिया है भैया। आज मैंने कहा आज थोड़ा ऐसी पढ़ाई कराई जाए जो एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो और आपके दिमाग को भी थोड़ा इतना ओपन कर दे कि अब जो चीजें आपको समझाई जाएंगी वो अच्छे से आ जाएंगी। 1985 में इग्नू, और 7वीं योजना का समय भी 85 है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, क्या ये पहली मुक्त विश्वविद्यालय है भारत का? क्या ये भारत का पहला ओपन यूनिवर्सिटी है? स्टेटमेंट नंबर 1। मैं करेक्ट हूं या गलत हूं? जो भी हूं बताओ जरा जल्दी से। इमरान क्या लग रहा है आपको? पहली यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी है या नहीं? तो नहीं है बेटा ये, क्योंकि पहली जो हमारी ओपन यूनिवर्सिटी है वो भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है। भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है ओपन यूनिवर्सिटी, हैदराबाद में है ये। ठीक है, हैदराबाद में है ये। अंबेडकर यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1982, हैदराबाद। ठीक है ना, याद रखिएगा। और अगर आपसे कहा जाए लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी, लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ी लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी, तो वो है आपकी इग्नू, जिसकी स्थापना हुई थी 1985 में। ठीक है। 8वीं योजना में ऐसा कुछ खास नहीं था, चलो इसमें भी जो कमजोरियां थी उसको उजागर किया गया। सूचना पुस्तकालय नेटवर्क इनफ्लिप नेट प्रस्तावित किया गया था। इनफ्लिप नेट को, इनफ्लिप नेट जो इस समय स्वयं प्रभा का कारों पूरा दारोमदार देखता है, 8वीं योजना में इनफ्लिप नेट को प्रस्तावित किया गया था। 8वीं योजना में इनफ्लिप नेट का फुल फॉर्म, इनफ्लिप नेट का फुल फॉर्म सृष्टि, इनफ्लिप नेट कौन सी योजना में? 8वीं योजना में, सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क।
नौवीं योजना जो समय था 1977 से 2002, याद रखिए कभी कभी योजना मैचिंग में भी आती है कि इस योजना का जो टाइम पीरियड है वो ये है, जैसे कंप्यूटर में आता है ना कि ये जनरेशन इसमें, तो सेम चीजें ऐसे ही आती हैं इसमें। फिर आपकी 10वीं योजना 2002 से 2007 तक। 11वीं योजना, अच्छा कौन सी योजना के बाद में नीति आयोग आ गया था? राधे राधे दुर्गा। अच्छा अभी इसीलिए कहती हूँ बेटा सब लोग ज्वाइन कर लो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल, क्योंकि वहां पर मैं ना जैसे ही क्लास अपडेट करती हूँ, पहले तो मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं कर पाती, फिर मैंने कहा नहीं ये जरूरी है, डेट इज वाई फिर मैंने क्लास कंडक्ट करी और सबको इन्फॉर्म किया। कौन सी योजना के बाद आपकी नीति आयोग को गठित किया गया? दीपशिका कौन सी योजना के बाद? गरिमा कौन सी योजना के बाद बेटा जल्दी बताओ। प्रियंका ने करेक्ट आंसर किया है 11वीं, 11वीं की 12वीं, 12वीं पंचवर्षीय योजना को योजना नीति आयोग को लाने के लिए 2014 में योजना आयोग को समाप्त किया गया, 12वीं योजना के बाद समाप्त कर दिया गया। रूसा कौन सी योजना के अंतर्गत आया था? रूसा के बारे में सब लोग जानते हैं, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। कौन सी योजना के अंतर्गत आया था? रूसा का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। 12वीं योजना के बाद जो समाप्त किया और 2014 के बाद आपका नीति आयोग लाया गया था। तो ये सारी योजना आप लोगों को समझ में आ गई। हमसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि मैम ये करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस कहाँ से पढ़े? ऐसे ही पढ़ना है बेटा आप लोगों को। तो ये इंग्लिश में आप सभी लोगों के लिए है, आप लोग इसको एक बारी पढ़ लेना, क्योंकि अभी ज्यादा टाइम नहीं है और मैं नहीं चाहती हूँ कि ज्यादा टाइम आप लोग इस पे लगाओ और जो है टाइम वो करो, ठीक है। उसके अलावा कितनी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, ये पुराना डेटा है, इसको थोड़ा कंसिडर मत करना। जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, डीम टू बी यूनिवर्सिटी हैं, उनको आपको याद रखना है कितनी कितनी है। अगर आपसे पूछा जाए, थैंक यू रेखा, अगर आपसे पूछा जाए केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना केंद्रीय अधिनियम के द्वारा, राज्य विश्वविद्यालय प्रांतीय या राज्य अधिनियम के द्वारा, निजी विश्वविद्यालय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 या किसी राज्य में लागू किसी अन्य संबंधित कानून के तहत पंजीकृत सोसाइटी या सार्वजनिक ट्रस्ट या अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत कंपनी, यानी निजी जो होती हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उनको कौन सी धारा के अंतर्गत माना जाता है कि हाँ ये हमारी यूनिवर्सिटी है? कौन सी धारा के अंतर्गत? अगर मैं बोलूं डीम टू बी यूनिवर्सिटी, अभी ये रिसेंटली इसमें चेंजेस किए गए हैं, तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इसको एक बारी आप लोग गूगल पे भी सर्च करना। हाँ नया डेटा मैं आपको रिवीजन क्लास में दूंगी बेटा, ठीक है। डीम टू यूनिवर्सिटी 1956 की धारा 3। कितनी डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, कितना आपका, एक मिनट रुको मैं देखती हूँ शायद अगर मिल जाए तो मेरे को। डीम टू बी यूनिवर्सिटी टेलीग्राम पे बेटा इसलिए राइट नहीं होता है क्योंकि कुछ लोग उसमें टेलीग्राम पे कुछ गलत मैसेज या फिर जो है फालतू की चीजें लिखते हैं, तो इसीलिए मैंने उसको थोड़ा अभी ब्लॉक कर रखा है। अभी सिर्फ मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ जितनी भी दे रही हूँ। भारत में कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं 2023 में? तो डेटा नोट कर लीजिए, 56। स्टेट यूनिवर्सिटीज कितनी है? नोट डाउन करते जाइएगा प्लीज। 459 एक्टिव, कितनी है? 459, ठीक है। टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज हैं?
टोटल अगर हम बात करें, टोटल भारत में कितनी यूनिवर्सिटी है? 1074। डेटा नोट कर लीजिए प्लीज। भारत की लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है? कंफर्म करिएगा जरा एक बारी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी तो देखनी पड़ेगी। ये नया डेटा है, ठीक है, इसलिए आप लोग थोड़ा इसको लिख लीजिएगा अपने पास में। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है 430, ये है 430। डीम टू बी यूनिवर्सिटी कितनी है? तो ये है 126। आई होप कि आप सभी ने इसको नोट डाउन कर लिया है, क्योंकि ये मैंने आप लोगों को लेटेस्ट डेटा प्रोवाइड किया है। सबने नोट डाउन कर लिया? एक बारी थम्स अप कर दीजिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है 56, स्टेट यूनिवर्सिटीज है 459 एज पर न्यू डेटा, ठीक है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है 430, डीम टू यूनिवर्सिटी है 126। लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी तो बेटा एक ही होगी ना, ठीक है। यहां तक सबने नोट कर लिया, आगे बढ़े। डीम टू बी 126, यहां पर इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। सारी चीजों को मैंने डेटा ऊपर लिख दिया है इस पीडीएफ में, आप लोग देख लेना। यूजीसी जैसा कि आप जानते हो 1956 में संसद के अधिनियम के द्वारा एक वैधानिक संगठन है। इसमें नई दिल्ली के साथ साथ बेंगलोर, भोपाल, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे में अपने 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं इसकी। पूछा जाता है कि यूजीसी के कितने रीजनल ऑफिस हैं, तो वो है 7। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1961। नोट डाउन करते जाइए एनसीईआरटी। भारत सरकार के द्वारा स्थापित एक संगठन, स्कूली शिक्षा से संबंधित, 1961 में इसकी स्थापना हुई। अंतर विश्वविद्यालय केंद्र आईयूसी, यूजीसी के अधिनियम के खंड 12 के तहत इसकी स्थापना की गई। अंतर विश्वविद्यालय केंद्र, आपको मालूम है अभी एनईपी 2020 में यही चीज बोली गई थी। नई दिल्ली में परमाणु विज्ञान केंद्र 1994 में स्थापित पहला अनुसंधान केंद्र भी था। 6 इंटर यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं, पहले ये देख लीजिए। इंटर यूनिवर्सिटी एक्सलरेटेड सेंटर, यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर वैज्ञानिक अनुसंधान इनफ्लिपनेट, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन नैक, राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन। अभी क्या है कि ये बोला गया यूजीसी बंद होने वाला है। क्यों बंद होने वाला है? क्योंकि यूजीसी की जगह क्या लेगा? HECI। और ये क्या करेगा? यूजीसी की भी जगह लेगा। ये क्या करेगा? NCTE की भी जगह लेगा। और AICT, ये पुराने इन वो हो चुके हैं, ठीक है। ये जो रेगुलेटरीज थे ये क्या करते थे? अलग अलग काम करते थे, तो समझ ही नहीं आता था कि क्या कैसे क्या करना है। तो इन्होंने कहा नई एजुकेशनल पॉलिसी में कि भाई हम एक ऐसा रेगुलरिटी बनाएंगे जिसमें कि ये सारी की सारी चीजों को हम एक कर देंगे। जैसे आप जानते हो इस समय कॉमन एग्जाम हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कॉमन एग्जाम हो रहे हैं। डेट इज वाई अभी एनईपी में जो नई चीजें हैं उसमें यही होगा, यानी यूजीसी, एनसीटीई और एआईसीटीई ये सारी मर्ज कर दी जाएंगी HECI में। याद रखिएगा किसके तहत? एनईपी 2020 जो नई एजुकेशन पॉलिसी है। CISSR, ICSSR की स्थापना 1969 में हुई। जिनको मान लीजिए उसमें सॉरी मान लीजिए किसी का जो है दिमाग है किसमें, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में, वो यहाँ पर इसको देख सकता है। इसकी स्थापना और इसके बारे में पढ़ लेना, थोड़ा जल्दी हम पढ़ा रहे हैं आगे। ICCPR, ये क्या है? इसकी स्थापना 1977 शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई थी। PHISPC यानी भारतीय विज्ञान दर्शन संस्कृति के इतिहास की परियोजना, ठीक है।
लॉन्च किया गया 1990 में। ये रेगुलेटरीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ICHR, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, पूछा जा सकता है मैचिंग में कहाँ पे है। कौन सी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत इसको बनाया गया, इसका जो काम है वो क्या है। NCRI, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद, कहाँ पे है, हैदराबाद। मैचिंग में भी दे सकते हैं ये चीजें, ये लोग मैचिंग में भी दे सकते हैं। तो इसलिए इनको कौन सा कहाँ पे इंस्टीट्यूट है ध्यान रखिएगा। इंग्लिश हिंदी पूरा PDF इंग्लिश हिंदी दोनों में है, कोई भी चीज मिसिंग नहीं है। इसलिए इसको पढ़ेगा कौन कौन भाई, एक बार हाथ तो उठा दो, मैं तो देखूंगी कौन कौन पढ़ने वाला बैठा है यहाँ पे। ये PDF जो इतनी इंपॉर्टेंट मैंने बनाई है आप लोगों के लिए ही बनाई है, और आप लोग पढ़ना चाहोगे या नहीं एक बार जरा कर दो। जितने लोग करना चाहेंगे एक बारी थम्स अप कर दो भाई, फटाफट से, थोड़ा एनर्जी आ जाए। राजू, नेहा, जल्दी बताओ बेटा, पढ़ोगे। अनु, ये नहीं होने पाएगी, नहीं श्रद्धा, ठीक है, पढ़ना है बेटा क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अब आपके सामने एक और इंपॉर्टेंट चीज है, भारत में उच्च शिक्षा की विभिन्न समितियां और आयोग। सबसे पहले कौन सी आयोग आया, राधा कृष्णन आयोग, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से। चलो क्वेश्चन आंसर करूं मैं आपसे अब। कितने लोग क्वेश्चन आंसर के लिए तैयार है। PDF अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करने वाली हूं, अभी मैं क्वेश्चन आंसर करूंगी, सबका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए। पहला ऐसा आयोग, थैंक यू सतेंद्री। तो पहला आयोग जो भारत आजादी के बाद बना था, पहला आयोग, पहला शिक्षा आयोग कौन सा था। क्वेश्चन आंसर के लिए बेटा रेडी हो जाइए क्योंकि आपने पढ़ के आंसर करना है। सुजाता, ठीक है, पढ़ते जाओ। प्रांजलि, बाबा साहेब, थैंक यू श्रद्धा। सब आप लोगों का प्यार है जिसके लिए मुझे मेहनत करने में भी अच्छा लगता है। अगर बच्चे पढ़ने वाले ना हो ना तो फिर ये लगता है यार क्या करें, बट अगर बच्चे पढ़ने वाले हो ना तो मजा आ जाता है काम करने में भी। तो पहला आयोग बेटा याद रखिए, मैचिंग में भी आता है कि राधा कृष्णन आयोग का जो टाइम था, कितने से कितने का टाइम था अगर मैं आपसे पूछूं। 48 से 49, वेरी गुड। 48 में गठित किया गया, किसके नेतृत्व में, यानी राधा कृष्णन आयोग, वेरी गुड। इसका दूसरा नाम क्या है, दीपिका, दूसरा नाम क्या है बेटा इसका, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ठीक है। UGC को रिकमेंडेशन किसने किया था, UGC को रिकमेंड किसके द्वारा किया गया था, राधा कृष्णन आयोग के द्वारा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये किसके लिए करा गया था, कॉलेज और विश्वविद्यालयों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए। दूसरा आयोग हमारा कौन सा था, पहला था राधा कृष्णन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, दूसरा था हमारा कोठारी आयोग, DS कोठारी जी के नाम पे। तो इनका जो ईयर था वो कौन सा था, बस आप लोग आंसर करते जाओ, याद कराने की गारंटी मेरी। कोठारी आयोग का दूसरा नाम क्या था, कोठारी आयोग का दूसरा नाम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। 64 से 66 नाम जो है ईयर था कोठारी आयोग के नाम से। 14 जुलाई 1964 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। पहली राष्ट्रीय नीति, पहली शिक्षा नीति इन्हीं के रिकमेंडेशन पे ही आई थी। पहली शिक्षा नीति किसके रिकमेंडेशन पे आई थी, इन्हीं के रिकमेंडेशन पे आई थी, ठीक है। फिर आता है आचार्य नरेंद्र देव समिति, इसका संबंध राजनीतिक संवैधानिक स्थितियों पे था। समिति ने 1929 में महामहिम सरकार को अपनी रिपोर्ट दी। समिति ने वास्तव में सरकार की शैक्षिक नीति का सर्वे किया था। फिर आई समिति आचार्य नरेंद्र देव समिति, जिन्होंने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी ना उसको सर्वे किया था। मुदालियर आयोग,
जिसे हम कह सकते हैं कि इसे माध्यमिक शिक्षा के लिए लाया गया था। माध्यमिक शिक्षा के लिए मुदालियर आयोग, मुदालियार आयोग के कुलपति कौन थे? जो मेन अध्यक्ष थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियार, जो कि मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे। अब मान लीजिए इस समय स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपसे पूछा गया मुदालियार आयोग का दूसरा नाम क्या है, माध्यमिक शिक्षा आयोग, और दूसरा पूछ लिया कि अच्छा मुदालियार आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन से विश्वविद्यालय के कुलपति थे, तो क्या बताएंगे? मद्रास के कुलपति थे, ठीक है ना। फिर आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, पहली थी 68, फिर आई 86। राजीव गांधी जी के द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्थापना की गई 1985 में। एनईपी ने प्राथमिक शिक्षा में बाल केंद्र दृष्टिकोण का आह्वान किया और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया। कौन सी योजना में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया गया? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। फिर आती है बात ज्ञान आयोग की, फिर आती है बात ज्ञान आयोग। ज्ञान आयोग राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के रूप में भी जाना जाता था, नीतियों का थिंक टैंक था। इसका उद्देश्य ज्ञान गहन सेवा क्षेत्रों में सुधार करना। 13 जून 2005 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा बनाया गया था। इस आयोग ने कौन कौन सी सिफारिशें की या रिकमेंडेशन किया? पहला, विश्वविद्यालयों का निर्माण। ये वाला पॉइंट इस बार 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन क्या था कि जो आपका शिक्षा आयोग है उसमें 2015 तक कितने विश्वविद्यालयों के निर्माण का सुझाव दिया था? 1500 की जगह लिखा था 1600। तो जिसने ये रिकमेंडेशन पढ़ी होंगी वो जान जाएगा 1500। अगर वो कहेंगे विश्वविद्यालयों के निर्माण के लिए कितने नए राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात की, 50। याद रखिए रिकमेंडेशन यानी सिफारिशें आती हैं। उत्कृष्टता प्राप्त प्रतिभाशाली संकाय सदस्यों, बीच बीच से भाई साहब क्वेश्चन आते हैं। उत्कृष्टता प्राप्त करना, नियामक संस्थाओं का निर्माण करना। IRAHE उच्च शिक्षा के लिए स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण के निर्माण की सिफारिश की। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग मेन सैम पित्रोदा माने जाते हैं इसकी। सैम पित्रोदा भी माने जाते हैं यहाँ पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कितने, इनने कौन सी जो शिक्षा नीति है उसकी जगह ली थी, रिप्लेस किया इसने। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने पुरानी जो शिक्षा नीति थी किसको रिप्लेस किया है? 1986, ठीक है। इसका उद्देश्य देश में स्कूलों और उच्च शिक्षा प्रणालियों में 34 साल पुरानी शिक्षा नीति जो चली आ रही है उसको बदलाव लाना, रचनात्मक नवाचार के साथ व्यक्तित्व विकास पे जोर देना। ऐसे कौन सा बोर्ड है जिसको हटाने की बात करी गई है? नई एजुकेशन पॉलिसी में कौन से बोर्ड को हटाने की बात करी गई है कि भाई साहब ये बोर्ड एग्जाम बंद कर दीजिए? बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। कस्तूरी रंगन है न्यू एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, बिल्कुल सही बात है। 10+2 बोर्ड परीक्षा हटाने की बात करी गई है। नई स्ट्रक्चर है 5+3+3+4, 5 तक। पहला 5 है उसका मतलब है कक्षा 5 तक। दूसरा है 6 से 8, 3 साल के लिए। हाई स्कूल 9 से 12 फिर 3 साल के लिए, और 12 से आगे 4 साल। क्यों? ग्रेजुएशन कितने साल का होगा? ग्रेजुएशन कितने साल का होगा? बीएड कितने साल का होगा? ग्रेजुएशन कितने साल का होगा? ये 5, भाई हम लोग क्या पूछते हैं कि मैम इस 5 का क्या मतलब है? 5 प्री स्कूल, जिसे हम किंडरगार्टन कहते हैं, बाल वाटिका कहा जाता है।
तीन साल की पढ़ाई किसमें होगी? 3 साल की पढ़ाई के लिए 6 से 8 मिडिल स्कूल, फिर 3 से पढ़ाई 9 से 12 तक की, फिर 4 साल आगे ग्रेजुएशन। अच्छा मान लीजिए मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट किया और मैंने 2 साल तक पढ़ाई करी, और 2 साल तक पढ़ाई करने के बाद मान लीजिए मैंने ग्रेजुएशन आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई, कोई ऐसी कंडीशन हो गई मेरी, तो क्या इस कंडीशन पे मुझे सर्टिफिकेट या कोई मार्कशीट वगैरह इस तरीके कुछ मिलेगी? 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज। निवेदिता अगर मैं कहूँ बेटा 2 साल मैंने पढ़ाई करी ग्रेजुएशन, फिर मुझे ग्रेजुएशन छोड़ना पड़ा, तो 2 साल के बाद मुझे क्या मिल सकता है, या कुछ भी नहीं मिलेगा? पहले साल में क्या मिलता है दीपा? अच्छा, काफी टाइम बाद मैं लाइव आ पा रही हूँ आप लोगों के साथ में। 2 साल में क्या मिलता है? नहीं अंजलि सृष्टि बेटा सब लोग ध्यान से सुनो। बस बस निशात कंप्लीट ही कर रहे हैं बेटा, इस समय एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, रिवीजन स्टार्ट करना है, डेट इज वाई मैंने ये उठाया है। सर्टिफिकेट मिलता है, डिप्लोमा मिलता है, पहले साल में डिप्लोमा, दूसरे साल में सर्टिफिकेट। डिप्लोमा कब मिलता है फिर इमरान? सब लोग इसको प्लीज सर्च करो। नींद हो गई बहुत। सिर्फ फॉर्म भरने से मतलब नहीं होता बच्चे, हम लोगों को एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। अगर मैं कहूँ वोकेशनल ट्रेनिंग या वोकेशनल एजुकेशन के लिए कौन सी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा? पहले में सर्टिफिकेट, दूसरे में डिप्लोमा, तीसरे में डिग्री। व्यवसायिक प्रशिक्षण 6 से शुरू होगा, 8 से 12 तक पसंदीदा विषय चुन सकते हैं। बहुविषयक होने वाला है ये, है ना? इंग्लिश में पढ़ लेना, पूरा इंग्लिश हिंदी दोनों में ही है। काफी कुछ पढ़ लिया है, कितनी चीजें आप लोगों को आ गई हैं। अभी मैं कहूं अगर यहाँ पे ये जो कमीशंस है किसके लिए है, देखो ध्यान से। ये जो कमीशन है और उनके रिकमेंडेशन है, पढ़ लेंगे आप लोग। इतना इंपॉर्टेंट लेकर आया यार, नेशनल एजुकेशन कमीशन। वैदिक पीरियड कब था, बौद्धिस्ट पीरियड, इस्लामिक पीरियड, ब्रिटिश पीरियड। और भी बाकी है, बिल्कुल बाकी है। बटलर कमिटी, हर्टॉग कमिटी, मल्होत्रा, जानकी, राजेंद्र, ज्योति बसु कमिटी। एक पीडीएफ में वो कहते हैं ना कि सारी चीजें मैंने उठा के डाल दी है। वर्धा कमिटी किसके लिए थी? चेलिया कमेटी किसके लिए थी? यशपाल कमेटी, भूतलिंगम कमेटी। बी आर अंबेडकर जी के द्वारा कौन सी कमेटी का गठन किया गया? ये कंटेंट आपको किसी बुक में मिलेगा क्या? ये जो कंटेंट आज आप एक पीडीएफ में लोगे, किसको लगता है कि ये किसी बुक में आप सबको मिलने वाला है? कहीं भी नहीं मिलने वाला, जल्दी जल्दी एक साथ तो बिल्कुल भी नहीं। ड्राफ्टिंग कमिटी, कमिटी ऑन द रूल ऑफ प्रोसीजर, स्टीयरिंग कमिटी, फाइनेंशियल एंड स्टाफ कमिटी, बस एडॉक कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप में से बहुत सारे बच्चे इस समय अपना पूरा सिलेबस कवर करके रिवीजन स्टार्ट कर चुके होंगे। यूनियन पावर कमिटी, ड्राफ्टिंग कमिटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी, चार्ल्स वुड कमिटी या चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आया था? 1854। हंटर कमीशन कब आया था? 1882। रेलेक कमीशन, सैडलर कमीशन, हर्टॉग कमीशन किसके लिए था? कैंपबेल, ईयर याद कर लीजिए, मैचिंग में पूछा जा सकता है। प्री इंडिपेंडेंस कमीशंस। इतना सब तभी याद रहेगा जब हमारा इंटरेस्ट होगा उसको याद करने में। अगर हमें नींद आती रहेगी तो हमें याद नहीं होने वाला। मैंने भी ये सोचा था कि इतना मैं बना रही हूँ, बच्चे पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। सप्रू कमीशन किसके लिए था? अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी के लिए था।
आपको लग रहा है कि इंग्लिश हिंदी नहीं समझ में आ रही, कोई बात नहीं, सिमोन कमीशन नजर आ रहा है, इसको गूगल पे सर्च मार लो, पता लग जाएगा ये किसके लिए था। हिल्टन यंग, सबके पास एंड्रॉयड फोन है ना। चैटफील्ड कमीशन किसके लिए था? आर्मी के लिए था। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854, इसके जो रिकमेंडेशन है इसको पढ़ लेना। ये मत कहना कि मैम हमने पढ़ा नहीं था। हंटर कमीशन किसके लिए था? सारी चीजें मैंने लिख दी हैं, आपको सिर्फ पढ़ना रह गया। प्राथमिक शिक्षा पर रेले आयोग किस पे था? बस पढ़ना है अब आपको, अब आप पढ़ लो ना तो फिर नंबर तो कंफर्म हो ही जाएंगे। ये देखिए सारी डिटेल्स हैं इसमें, आपको बस एक बार नजर मारनी है इस पे, रटना नहीं। सैडलर आयोग, सिफारिशें कलकत्ता में है सैडलर आयोग, सैडलर आयोग से क्वेश्चन आता है हमेशा। हार्टोग कमिटी किसके लिए थी? ये कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा बेटा। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी आंखों के सामने से गुजर रही है ना, यहीं से क्वेश्चन आएगा आपका। और 100% ये जो पीडीएफ है बहुत मेहनत से बनाई है और इतना विश्वास है कि यहां से आएगा। सार्जेंट योजना कब आई थी? इसकी रिकमेंडेशन भाई साहब, सिफारिशें पूछी जाती हैं, किसके लिए थी? कैंपबेल आयोग, स्ट्रेची कमीशन, लॉयल आयोग, मैकडॉन विधि आयोग, मैकाले, मैकाले किसके लिए थे? मुद्रा आयोग, मुद्रा पर अन्य आयोग, अन्य महत्वपूर्ण आयोग। अब देखो ये भाई इतना सारा कुछ है किसी बुक में, इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि बुक लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग ढंग से पढ़ाई करोगे ना, कंटेंट आपको यहीं मिल जाएगा सारा। बुक किसकी कौन सी है? अष्टाध्यायी पाणिनि, महाभाष्य पतंजलि, नागनंदा, हर्षवर्धन, है ना, नचितिका, शुद्रका, है ना, ये गीत गोविंद, जयदेव, ये सारी बुक, इनकी बुक भी पूछी जाती है, इसको आप लोग पढ़ लेना एक बार, ठीक है। और क्या बचा भाई, एक बारी दिखा दूं मैं, इसको पढ़ लेना, सैडलर कमीशन वगैरह। बाकी मैं फिनिश कर रही हूँ अब, काफी कुछ मैंने आप लोगों को हायर एजुकेशन में आज आपको करवाया है। हाँ भाई चलो भाई फिनिश हो गया। अब जल्दी से मुझे बताओ, पता है ये कितने पन्नों की पीडीएफ है? 50 पन्नों की पीडीएफ है, 50 पेजेस, 50 पेजेस हैं आज के इस पीडीएफ में। तो लाइक तो बनता है भाई, और शेयरिंग भी बनती है यार, मेरी तो बैंड बज गई आज। इतना ज्यादा है कि बस पढ़ना रह गया। मेरी मेहनत बेटा तभी सफल हो पाएगी जब आप लोग इसको पढ़ोगे। ये मत सोचो कि मुझे रटना है, रट के तो पढ़ाई नहीं जाएगा। इसको ऐसा करना जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, हाईलाइट कर लेना इसको। हाईलाइट यानी कि इसको सबसे पहले तो इसको अपने में डाउनलोड करना, डाउनलोड करने के बाद इसको कम से कम 2 बार पढ़ना। बस कंप्लीट हो गया प्रियंका, निशा अब कंप्लीट हो गया बेटा। किसको किसको आज की क्लास अच्छी लगी भाई, एक बारी फीडबैक दे दो। इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, दोनों में है बेटा, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। थैंक यू पूनम, थैंक यू बेटा। कल मिलेंगे अब आपसे। और हाँ एक चीज याद रखिएगा, कल अन अकेडमी पर भी मेरी क्लास है, तो प्लीज यार वहां पे ज्वाइन कर लिया करो, फ्री क्लासेस है, कोई ऐसा चार्जेस नहीं है वहां पे। 6 बजे अन अकेडमी की क्लास भी होगी, जहां पर मैं PYQ का टेस्ट लूंगी आप लोगों का, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट जरूर करो, और वहां पर भी जो क्लास है उसको अटेंड जरूर करो। टेलीग्राम पे मैं लिंक प्रोवाइड करूंगी, आप सभी लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, आप सभी ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अब एग्जाम आ रहे हैं तो जितनी भी क्लासेस होंगी इंपॉर्टेंट होंगी, तो कोई भी मिस मत करिएगा। थोड़ी देर में इसका PDF का लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करूंगी, सो ज्वाइन कर लीजिए अबाउट सेक्शन से। गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।